हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी चैप्टर 10 स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट कैश बुक। और आज का हमारा टॉपिक होगा 2 कॉलम कैश बुक, यानी कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इसके पहले हमने कैश बुक पढ़ा है, सिंपल कैश बुक, ठीक है, जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता था। अब हमें पढ़ना है डबल कॉलम कैश बुक, यानी 2 कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश के साथ साथ बैंक का भी कॉलम होगा। तो अब इसमें हमें कैसे करना है, इसका फॉर्मेट कैसे होगा, चलिए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 कॉलम कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। फॉर्मेट इसका दिया है, इसमें 2 कॉलम होंगे अमाउंट के, एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। जैसे हम अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से हमारा कैश बुक भी बनता है, क्योंकि कैश बुक सेम टाइम पे हमारा जो है कैश अकाउंट भी होता है। 2 पार्ट में, एक साइड आपका डेबिट होगा, दूसरा साइड आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। डेबिट में कॉलम कौन कौन से होंगे, डेट का होगा, पर्टिकुलर्स का होगा, वाउचर नंबर का होगा, लेजर फोलियो का होगा, कैश का कॉलम होगा, बैंक का कॉलम होगा। क्रेडिट साइड में भी डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, वाउचर नंबर का कॉलम, लेजर फोलियो का कॉलम, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम होगा। अब दोनों साइड में जो कैश और बैंक दिया है उसका मतलब क्या है कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सिर्फ कैश में हुआ, हमारे ऑफिस से और कैश से रिलेटेड है तो वो कैश में रहेगा। अगर हमारे बैंक से रिलेटेड है कोई कैश में ट्रांजैक्शन तो वो बैंक में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। डेबिट साइड में सारे रिसिप्ट्स को लिखना है और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। अब देखिए कौन सा डेबिट में रिकॉर्ड होगा, कौन सा क्रेडिट में। रिसिप्ट होगा डेबिट में और पेमेंट किधर होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जिनको हमें ध्यान देना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकती है। क्या है कि सबसे पहली चीज तो ध्यान रखना, जैसे कोई न्यू बिजनेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि बिजनेस अगर स्टार्ट किया सिर्फ हमने किससे, कैश से बिजनेस को स्टार्ट किया, तो पैसा आएगा बिजनेस में, हमें डेबिट साइड में लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, और पैसा किस कॉलम में लिखेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे, कैश में, ठीक। लेकिन अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और वो पैसा या उसमें से कुछ पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो डेबिट साइड में 2 कैपिटल अकाउंट, जितना कैश ऑफिस में रखा होगा वो कैश में होगा, लेकिन जो बैंक में डिपॉजिट हो गया वो पैसा डायरेक्ट कहां पे लिख दिया जाएगा, बैंक कॉलम में लिखा जाएगा। फिर नेक्स्ट है इफ न्यू कैश बुक इज स्टार्टेड फॉर एग्जिस्टिंग बिजनेस, मतलब कि बिजनेस हमारा पहले से ही चल रहा है, पिछले साल भी हमने बिजनेस किया और इस साल भी हमें बिजनेस करना है, तो उसमें हम नया कैश बुक सिर्फ बना रहे हैं, बाकी कोई चीज नहीं, कोई नया बिजनेस हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना है कि कैश का बैलेंस लिखना है और बैंक का बैलेंस लिखना है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कैश का बैलेंस कभी क्रेडिट साइड में हो ही नहीं सकता। क्रेडिट में होने का मतलब क्या है कि कैश का पेमेंट साइड में ज्यादा हो गया, ठीक है, तो पेमेंट हो ही नहीं सकता कि ज्यादा हो, क्योंकि कैश जितना आपके पास होगा पेमेंट उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। जैसे अगर 100 रुपए आपके जेब में है तो 110 रुपए किसी को नहीं दे सकते, 100 है तो 100 ही दे पाओगे। तो कैश का बैलेंस कभी भी क्रेडिट में नहीं हो सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस निगेटिव हो सकता है कि जैसे मान लो बैंक में कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होते तो बैंक को चार्जेस वगैरह काटता है, ठीक है, या मिनिमम बैलेंस के चार्जेस काट लेता है, तो उस कंडीशन में अकाउंट हमारा निगेटिव में होता है। तो बैंक का बैलेंस निगेटिव हो सकता है लेकिन कैश का बैलेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जब हम नया कैश बुक स्टार्ट करेंगे, एग्जिस्टिंग बिजनेस यानी जो बिजनेस पहले से चल रहा है, तो फॉर कैश बैलेंस कैश इन हैंड दिया होगा, ठीक है, या कैश बैलेंस लिखा होगा या सिर्फ कैश लिखा हो, तो उसे डेबिट साइड में यानी डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट कहां पे लिखेंगे हम, कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बैंक बैलेंस के लिए क्या होगा, अगर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में, और पैसा कहां लिखेंगे, बैंक कॉलम में। लेकिन इफ क्रेडिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस अगर दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया हो या ओवरड्राफ्ट लिखा हो, है ना, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, यहां पे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और पैसा कहां पे लिखेंगे, बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब कुछ ट्रांजैक्शंस और हैं जिनको हमें ध्यान देना है, और वो ट्रांजैक्शन क्या है, जैसे पेमेंट मेड बाय चेक।
अब हमने कोई भी पेमेंट अगर चेक से किया तो पेमेंट साइड में यानी क्रेडिट साइड में होगा। बाई क्या लिखेंगे, जो भी हमने पेमेंट किया है, किसी अगर पर्सन को पे किया तो उस पर्सन का नेम होगा। कुछ हमने खरीदा है उसके लिए पेमेंट किया तो गुड्स खरीदा तो बाई परचेज हो जाएगा यहाँ पे, या फर्नीचर खरीदा, कोई एसेट्स खरीदा तो बाई एसेट्स हो जाएगा। या कोई एक्सपेंस अगर हमने पे किया, जैसे वेजेस का पेमेंट चेक से कर दिया, सैलरी का पेमेंट हमने चेक से कर दिया, रेंट का पेमेंट चेक से कर दिया तो बाई रेंट हो जाएगा। और पैसा कहाँ पे लिखेंगे हम, बैंक कॉलम में लिखेंगे। पैसा कहाँ पे आएगा, बैंक कॉलम में। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें एक ट्रांजैक्शन ऐसा होता है जिसकी कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कंफ्यूजन बहुत होता है। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है कि एक ट्रांजैक्शन कैश पे भी इफेक्ट डालेगा और बैंक में भी इफेक्ट डालेगा, दोनों पे जो इफेक्ट डालेगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। अब कैसे होगा, जैसे दिया कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अब कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक में तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए जैसे मान लीजिए कि कैश का बैलेंस हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपीज है। आपने कहा कि इसमें से 40,000 रुपीज क्या करो, डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट कर दो, कहां पे डिपॉजिट कर दो, बैंक में डिपॉजिट करो। अभी तक आपके बैंक में बैलेंस कितना था, बैलेंस कितना है बैंक का, 10,000। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा कि आपने कैश आपके पास है 1 लाख रुपीज और 40,000 आपने डिपॉजिट कर दिया तो कैश का बैलेंस आपके पास कितना बचेगा, 1 लाख से माइनस करेंगे हम 40,000 तो कैश का बैलेंस बचा 60,000। लेकिन बैंक में आपके बैलेंस कितना था, 10,000 और आपने 40,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो अब बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 ऑलरेडी बैलेंस है, 40,000 आपने डिपॉजिट किया तो बैलेंस आपके पास कितना बचेगा, 50,000। देखो दोनों पे इफेक्ट हुआ नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश को पे भी इफेक्ट डालें और बैंक पे भी इफेक्ट डालें। यानी हमारे ऑफिस में जो पैसा है उस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और जो बैंक में हमने डिपॉजिट कर रखा है उस पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। एक इंक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा। तो अब देखिए सिंपल सा यहीं पे पता चल गया कि कौन सा क्रेडिट में जाएगा और कौन सा डेबिट में जाएगा, ठीक है, या क्या डेबिट में लिखेंगे और क्या क्रेडिट में लिखेंगे। देखिए क्रेडिट साइड में सबसे पहले देखो कैश आपने बैंक में डिपॉजिट किया है तो कैश आपके पास से गया, पेमेंट आपने किसका किया, कैश का पेमेंट किया तो कैश जाएगा तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। और किसको दिया, बैंक को दिया तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा किसको दिया, बैंक को। कैश दिया तो पैसा किस कॉलम में आ जाएगा, कैश के कॉलम में आएगा। कितना डिपॉजिट किया, 40,000। फिर इसके बाद डेबिट साइड में, क्योंकि अगर कैश गया है तो बैंक में तो पैसा आया भी है, रिसिप्ट भी है और बैंक का कॉलम भी है हमारे पास, तो कहां पे लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक में क्या आया, कैश आया तो कैश अकाउंट। और पैसा कहां पे आया, बैंक को रिसीव हुआ तो बैंक में लिखेंगे 40,000। और एक बात का ध्यान रखना कि जहां पे इस तरीके का ट्रांजैक्शन मिले वहां हमें लेजर फोलियो में क्या लिख देना है, सी, मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सेम डेट का ट्रांजैक्शन होता है, यानी एक ही ट्रांजैक्शन पे सेम डेट पे दोनों पे इफेक्ट पड़ा। अब इसी का एक और होता है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला तो बैंक से पैसा निकलेगा तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, पेमेंट कर दिया बैंक ने, ठीक है। और कैश आपको मिला तो कैश रिसीव हो रहा है तो डेबिट में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाई, पैसा कहां, बैंक से जा रहा है तो पैसा तो बैंक में होगा, लेकिन क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। पैसा किधर लिखेंगे, मान लो सेम अमाउंट है 40,000 तो 40,000 हो गया बैंक में। लेकिन बैंक से जब पैसा गया, पेमेंट हुआ तो कैश में आया, तो ऑफिस में जो पैसा आया वो कैश का कॉलम हुआ, तो कैश में आया पैसा तो कैश डेबिट रिसीव हो रहा है। और यहाँ पे पैसा कहाँ से आया, कैश में, बैंक से आया तो बैंक अकाउंट लिखेंगे और लेजर फोलियो में दिखा देंगे सी, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट,
और पैसा कहाँ, बैंक कॉलम, क्योंकि पैसा जा कहाँ से रहा है विड्रॉ करने पे, बैंक से जा रहा है। और डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि पैसा आ कहाँ से रहा है, बैंक से आ रहा है। और पैसा कहाँ लिखेंगे, कैश के कॉलम में, क्योंकि पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, डेबिट में हो जाएगा। ठीक है, अब अभी कुछ ट्रांजेक्शन्स और हैं तो पहले इसको हटा लें, उसके बाद बताते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नो इंफॉर्मेशन अबाउट डिपॉजिट। यानी कोई चेक हमको रिसीव हुआ और दे दिया, उसमें डिपॉजिटेड इनटू बैंक, उसी ट्रांजैक्शन में लिखा है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर कोई चेक रिसीव हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन पे या कोई सेल किया या किसी पर्सन से हमको मिला, लेकिन डिपॉजिट के लिए पूरे क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि वो चेक भी उसी दिन सेम डे में बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो कैसे हमें उसको रिकॉर्ड करना है, उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू। अब अगर किसी कस्टमर से मिला, किसी पर्सन से मिला, तो टू उस पर्सन का नेम होगा। किसी ट्रांजैक्शन जैसे सेल वगैरह पे हमको मिला या कमीशन वगैरह चेक से मिला, तो टू सेल या टू कमीशन लिख लेंगे। और पैसा कहाँ पे होगा, बैंक कॉलम में होगा, क्योंकि सेम डे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट माना है। फिर दिया है नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड बट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन अदर डे। मतलब चेक हमको मिला लेकिन हमने उसको उस दिन के बाद डिपॉजिट किया, अगले दिन डिपॉजिट किया, 2-3 दिन के बाद डिपॉजिट किया, तो जब चेक मिलेगा तो कोई बैंक में या कैश से कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, सिर्फ हमको चेक मिला है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और इसके लिए जहां पे ना तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है अभी, ना बैंक इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, बैंक से भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, सिर्फ एक चेक हमको मिला है, एक पेपर मिला है, तो इसके लिए हम कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है। अभी चेक मिला, पैसा नहीं मिला है, चेक है। अगर पैसा मिला होता तो कैश में लिख सकते हैं, या बैंक में पैसा डिपॉजिट हो गया होता उसी दिन, या चेक डिपॉजिट हो गया होता तो भी वो कैश में कन्वर्ट होता, लेकिन चेक अभी कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसमें नॉन कैश है, इसको हम कैश बुक में नहीं लिख सकते। तो इसको हम कहाँ, जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करके लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू XYZ। किसी पर्सन से मिला तो पर्सन को क्रेडिट करेंगे, नहीं सेल पे मिला तो सेल को क्रेडिट करेंगे, या जिसके भी थ्रू मिला हो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जिस दिन हम इसको डिपॉजिट करेंगे, व्हेन डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब हम बैंक में इसको डिपॉजिट करेंगे तो बैंक में ये कैश में कन्वर्ट होगा, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू चेक इन हैंड लिखेंगे, क्योंकि बैंक में चेक डिपॉजिट हो रहा है या बाद में। और पैसा कहाँ पे लिखेंगे, बैंक के कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि पैसा रिसीव कहाँ पे हुआ, बैंक में रिसीव हुआ। नेक्स्ट है व्हेन डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब मान लो कोई चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर रखा है और उस पर कलेक्शन ही नहीं होता, पेमेंट ही नहीं होता, कोई भी रीज़न हो गया है ना, उस अकाउंट में बैलेंस नहीं था जिस अकाउंट का हमें चेक मिला था, या फिर चेक में कोई डेट की गड़बड़ी है, अमाउंट की गड़बड़ी है, कोई भी रीज़न हो सकता है, सिग्नेचर मैच नहीं किया, किसी भी रीज़न से अगर उसका पेमेंट नहीं होता है, तो जब हमने उसको बैंक में डिपॉजिट किया तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में लिख रखा है, तो इसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड में बाई XYZ जिससे चेक मिला था उसका नेम लिखेंगे और पैसा बैंक कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स टू अदर पार्टी। एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर दिया। भाई हमको किसी से चेक मिला, हमें भी किसी को पेमेंट करना था, तो हम कैश ना निकाल के उसको चेक पकड़ा दिए कि ले जाओ तुम भी बैंक से पैसा निकाल लो। तो ऐसे कंडीशन में कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो कैश में उसका ट्रांजैक्शन हुआ और ना बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ। तो इसके लिए करेंगे क्या, जब चेक हमको मिलेगा तो एंट्री दिखाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक को डेबिट करेंगे और जिससे मिला है उसको हम करेंगे क्रेडिट, या किसी ट्रांजैक्शन सेल वगैरह पे मिला तो सेल्स को कर देंगे क्रेडिट। और जब हम इसको एंडोर्स करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को हम देंगे, दूसरी पार्टी को ट्रांसफर करेंगे, तो जिसको दिया है वो रिसीवर हो जाएगा, उसको डेबिट यानी एंडोर्सी डेबिट टू चेक इन हैंड, क्योंकि क्या दे रहे हैं हम उसको, चेक दे रहे हैं जो हमारे पास था, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, चेक इन हैंड। फिर नेक्स्ट आता है व्हेन इशूड चेक डिसऑनर्ड। जैसे अगर हमको कोई चेक मिला था और उसका पेमेंट नहीं हो पाया, हो सकता है हमने कोई चेक किसी को दे रखा और उस पर पेमेंट ना हुआ हो, बैंक ने वापस कर दिया हो, तो उसके लिए भी कैश बुक में, क्योंकि जब हमने पेमेंट किया था तो हम पेमेंट को क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में लिखते हैं, चेक से पेमेंट किया तो उसे तुरंत बैंक कॉलम में लिख लेंगे। तो वापस जब हो जाएगा तो डेबिट साइड
जिसको हमने चेक दिया था उसका नेम होगा और पैसा बैंक कॉलम में होगा। फिर नेक्स्ट है चेक और ड्राफ्ट और कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक। कोई कस्टमर है हमारा, उसने कोई चेक उसके पास है या कोई ड्राफ्ट है, ले जाके सीधे वो हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दे, हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने के लिए, या कैश ही लेके जाए वो डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट कर दे, तो बैंक में पैसा रिसीव हुआ है, रिसीप्ट डेबिट होता है, तो डेबिट साइड टू कस्टमर, जिस कस्टमर ने डिपॉजिट किया, चाहे वो चेक हो, ड्राफ्ट हो या कैश हो, और पैसा कहाँ पे, बैंक कॉलम में लिखेंगे। फिर एक पॉइंट आता है कि अगर कैश डिस्काउंट अलाउ किया या रिसीव हुआ तो उसको हम कैश बुक में कभी भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उसमें ना तो कैश हमको रिसीव होता है ना कि हम कैश पे करते हैं, सिर्फ डिडक्शन होता है अमाउंट में। तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, आर रिकॉर्डेड बाय वे ऑफ जर्नल एंट्री। इसकी हम जर्नल एंट्री कैश बुक के नीचे ही एक फॉर्मेट जर्नल का बना के उसमें जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। और जर्नल एंट्री क्या होगी, जब हम अलाउ करेंगे, अलाउड होगा तो एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू, अब जो भी ट्रांजैक्शन हो, अगर सेल्स है, ठीक है, तो सेल्स अकाउंट, या किसी पर्सन को पेमेंट पे दिया है तो XYZ कैश में सेल किया हो तो भी हम कैश डिस्काउंट दे सकते हैं, हो सकता है कैश डिस्काउंट दिया हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, पर्सन ही होता है XYZ। अगर रिसीव हुआ है, अगर रिसीव्ड है तो रिसीव्ड हमारा प्रॉफिट होता है, तो XYZ हो जाएगा डेबिट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये हो जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि हो सकता है कि जब हमने कैश डिस्काउंट अलाउ किया या कैश डिस्काउंट हमको मिला तो उस ट्रांजैक्शन में पेमेंट का जो मोड था वो चेक था, यानी पेमेंट हमने कहां से किया, बैंक से किया, चेक से पेमेंट कर रखा है। और अगर चेक डिसऑनर हो गया ऐसे कंडीशन में तो जो डिस्काउंट हमने दे रखा था वो भी रिटर्न हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में एंट्री क्या होगी, क्योंकि डिस्काउंट तो हम दिखा नहीं सकते, बाकी डिसऑनर अगर चेक होता है, ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश बुक में क्रेडिट साइड में, ठीक, अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो बाई XYZ जिससे चेक मिला और पैसा बैंक कॉलम में लिखेंगे। लेकिन डिस्काउंट के लिए क्या होगा, अगर अलाउ कर रखा है तो इसकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी, XYZ डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो जाएगा कैंसिलेशन के टाइम पे। और अगर रिसीव हुआ था तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और टू XYZ उस पर्सन का नेम हो जाएगा। तो ये आपका है, ठीक है, टू कॉलम कैश बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें ध्यान में रख के अपना कैश बुक प्रिपेयर करना है, कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम। ठीक है, तो हम इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं कि टू कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो टू कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ बिमल लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। 2018 जून 1st कैश बैलेंस 5000, जून 1st बैंक बैलेंस 17,500, जून 5 कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, जून 6 चेक रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक, जून 7 पेड एस बोस बाय चेक डिस्काउंट रिसीव्ड, June 9 paid wages in cash, June 20 received a check from A. Mukherjee and sent it to bank, June 21 drawn from bank, June 29 paid off his salaries in cash, June 30 sold goods in cash for rupees 8,000 plus CGST and SGST at 6% each and banked the same. June 30 paid rent by check including CGST and SGST at 6% each, और June 30 paid into bank। अब देखिए यहाँ पे हमने अमाउंट सारे का नहीं पढ़ा, वो आप देख लीजिएगा कि अमाउंट क्या दिया है। अब हम एक एक को यहाँ पे रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये आपको कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है, मतलब ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से चल रहा है, हमें नया कैश बुक प्रिपेयर करना है एक, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है
तब हम टू कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर बैलेंस दिया तो बैलेंस ही लिखते हैं, या सिर्फ कैश और बैंक या कैश इन हैंड कैश एट बैंक लिखा होता तो बैलेंस ब्रॉट डाउन ही लिखा जाता। अब यहाँ पे बैंक कैश का तो डेबिट में ही होगा बैलेंस, लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट दिया होता बैंक का या क्रेडिट बैलेंस लिखा होता तो उसका बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हम इसको डेबिट साइड में ही लिखेंगे। सबसे पहले ईयर लिख लें 2018 और मंथ हमारा है जून दोनों साइड में लिख लेंगे। अब डेट दिया है 1 टू, यहां पे लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए कैश का बैलेंस है 5000। अब ऐसा नहीं कि हमें 2 बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना हो। बहुत बार करते क्या है कि 2 बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चे लिख देते हैं गलती से, लेकिन 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार लिखा। हमारे पास 2 कॉलम है, हम दूसरे में पैसा लिख सकते हैं, बैंक का पैसा बैंक में लिखा जा सकता है, तो बैंक का पैसा बैंक में लिख देंगे 17,500। जून 5 को कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स 5000। तो यहाँ पे जून 5 देखो सेल किया शेयर को, मिला क्या कैश रिसीव हो रहा है, रिसीप्ट डेबिट में होता है तो टू शेयर्स अकाउंट। कैश मिला तो डेबिट साइड कैश कॉलम में होगा 5000। नेक्स्ट हमको दिया है कैश रिसीव्ड एज एडवांस अगेंस्ट सेल पेड इनटू बैंक। जून 6 को हमें कैश रिसीव हुआ है एडवांस फॉर सेल के लिए, तो हमने सेल अभी नहीं किया तो डायरेक्ट हम टू सेल नहीं लिख सकते। रिसीव है डेबिट में होगा, रिसिप्ट जितने भी होंगे वो सब डेबिट में लिखे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ सेल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी सेल नहीं किया। हमें लिखना पड़ेगा एडवांस फॉर सेल, तो एडवांस फॉर सेल लिखेंगे यहाँ पे। और पैसा मिलने के बाद हमने पेड इनटू बैंक, उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया, तो डायरेक्ट इसे हम कहाँ पे दिखाएंगे, बैंक के कॉलम में दिखाएंगे, क्योंकि पैसा रिसीव किसको हो रहा है, बैंक को हो रहा है, तो बैंक में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया पेड एस बोस बाई चेक 12,500 डिस्काउंट रिसीव्ड 200। हमने पेमेंट किया है एस बोस को 12,500, तो पेमेंट किधर होता है, क्रेडिट में होता है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई एस बोस। अब कितना पेमेंट किया, 12,500 का पेमेंट किया है, और किससे किया है, चेक से पेमेंट किया, तो पेमेंट मेड बाई चेक किधर होता है, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में होगा, क्योंकि पैसा कहां से जाएगा, अगर चेक हमने दिया तो पैसा तो बैंक से जाना है, तो क्रेडिट साइड बैंक कॉलम होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव दिया है, और आपको बताया था कि डिस्काउंट चाहे रिसीव हो अलाउड हो तो उसके लिए हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है। उसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास करते हैं, और जर्नल एंट्री क्या होगी, लेकिन उसके लिए हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा जर्नल का, उस फॉर्मेट में ही हम दिखाएंगे कि क्या एंट्री होगी। तो देखिए डिस्काउंट रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव होता है क्रेडिट, क्योंकि इनकम में प्रॉफिट है हमारा, तो जिससे डिस्काउंट मिला है उसको डेबिट करेंगे, एस बोस हो जाएगा डेबिट, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 200। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, पेड वेजेस इन कैश। वेजेस हमने कैश में पे किया, पेमेंट कोई भी होगा क्रेडिट में होगा, बाई वेजेस अकाउंट, और कैश में पेमेंट किया तो किस कॉलम में होगा, कैश कॉलम में होगा, क्योंकि पैसा कहां से जा रहा है, कैश से, तो कैश कॉलम में होगा। नेक्स्ट है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ए मुखर्जी एंड सेंड इट टू बैंक। तो रिसीव है डेबिट में लिखेंगे टू ए मुखर्जी, ए मुखर्जी, और कितना मिला है हमको 6,000 रुपीज मिला है, लेकिन लिखा है सेंड इट टू बैंक, मतलब उसी दिन हमने उसे बैंक में भेजा, तो पैसा डायरेक्ट कहां पे लिखा जाएगा, बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा, क्योंकि पैसा रिसीव किसको होगा, बैंक को रिसीव होगा, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। हमें मिलेगा तो कैश कॉलम, बैंक को मिलेगा तो बैंक कॉलम में आएगा। फिर नेक्स्ट दिया है ड्रॉन फ्रॉम बैंक।
अब बैंक से ड्रॉ किया मतलब बैंक से पैसा निकाला, तो कहाँ के लिए निकाला? अगर पर्सनल यूज होता तो लिख देते बाई ड्राइंग्स, पैसा बैंक कॉलम में, क्योंकि पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला या ऑफिस यूज के लिए निकाला, तो हम मानेंगे कि ऑफिस यूज के लिए निकाला। और जब ऑफिस यूज के लिए निकाला तो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट बैंक में लिखेंगे बाई, लेकिन जाएगा क्या बैंक से? कैश जाएगा। कैश अकाउंट कहां पे लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे 5000। अब देखिए बैंक से पैसा गया लेकिन हमारे पास है, और अभी हमने आपको बताया कि अगर हमें मिलेगा तो कैश में, बैंक को पैसा मिला तो बैंक में, हमारे पास से गया तो कैश में यानी ऑफिस से गया, और अगर बैंक से गया पैसा तो क्रेडिट बैंक में लिखा जाएगा। अब बैंक से अगर पैसा गया, विड्रॉ किया, निकाला, तो पैसा हमारे पास आया, हमारी पॉकेट में आया, हमारे ऑफिस में आया, तो डेबिट में हो जाएगा किस कॉलम में? कैश कॉलम में 5000 रुपीज। टू कहां से आया पैसा? बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि एक ही ट्रांजैक्शन दोनों में इफेक्ट डाल रहा है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, सी लेजर फोलियो में दिखाना होगा। नेक्स्ट दिया है पेड ऑफिस सैलरीज इन कैश 4000, साफ साफ पेमेंट लिखा है कि पेड है तो बाई सैलरीज, कैश पेमेंट किया तो 4000 लिखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? जून 30 सोल्ड गुड्स इन कैश फॉर ₹8000 प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड बैंक्ड द सेम। हमने गुड्स बेचा, उस पर CGST और SGST भी चार्ज किया और पैसा बैंक में भी जमा कर दिया। बैंक का मतलब उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे कैश में तो है ही नहीं कुछ। कहाँ पे है? बैंक में। इसका इफेक्ट कहाँ हुआ? बैंक में हुआ, यानी पैसा बैंक को मिल रहा है डायरेक्ट, तो बैंक में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल्स, जून 30 को टू सेल्स अकाउंट, पैसा कहाँ पे? बैंक में। और सेल के साथ क्या होता है? आउटपुट होता है, क्योंकि सेल करेंगे तो पैसा आएगा, तो उस टैक्स भी तो लेंगे, GST भी तो हम वहां पे लेंगे, तो आउटपुट CGST अकाउंट और टू आउटपुट SGST अकाउंट। SGST अकाउंट कितना? 6% है, 480 और 480। फिर नेक्स्ट दिया है पेड रेंट बाई चेक, रेंट का पेमेंट किया और किससे किया? चेक से किया, तो बाई रेंट पैसा कहाँ पे लिखना है? बैंक कॉलम में लिखना है, लेकिन लिखा है इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट 6% ईच, यानी यहाँ पे GST भी, और जब पेमेंट होता है तो इनपुट होता है वहाँ पे इनपुट CGST अकाउंट बाई इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो कितना होगा भाई। इसने जो कहा कि रेंट पे किया है 1120 रुपीज इंक्लूडिंग CGST SGST, मतलब इसमें आपका रेंट भी है प्लस CGST है, ठीक है, और SGST भी इसमें जुड़ा हुआ है, तब ये 1120 रुपीज हुआ। हम मान लें कि जो रेंट है वो हमारा कितना? 100% अमाउंट है रेंट का, रेंट पूरा 100%, तो 6% अगर CGST और 6% SGST, तो ये टोटल कितने के बराबर हुआ? 112% के बराबर हुआ इंक्लूडिंग CGST SGST। तो हमारा रेंट का अमाउंट एक्चुअल में कितना है वो देखिए कैसे निकलेगा। 1120 कितने के बराबर है? ये 112% के, तो 112 से डिवाइड करेंगे तो 1% मिलेगा। हमें रेंट निकालना है तो रेंट 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? 1000। तो रेंट कितना हुआ? 1000 और 6% CGST 60, 6% SGST कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर लास्ट दिया है पेड इनटू बैंक 7500, पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने डिपॉजिट किया, पैसा जाएगा हमारे पास से, तो हमारा जा रहा है तो क्रेडिट कैश कॉलम हो जाएगा। तो बाई किसको दे रहे हैं पैसा? बैंक को, बाई बैंक अकाउंट कैश कॉलम। अब हमारे पास से तो गया लेकिन पैसा किसको मिला? बैंक को मिला, बैंक का कॉलम में है हमारा ही, लेकिन मिला किसको? बैंक को। तो रिसीव्ड कहां पे हो रहा है? बैंक में रिसीव हो रहा है, तो डेबिट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि रिसीव किधर होता है? डेबिट में होता है,
और क्या मिला बैंक को, कैश मिला, तो टू कैश अकाउंट, और सेम ट्रांजेक्शन का दोनों पे इफेक्ट पड़ा तो लेजर फोलियो में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रा एंट्री। ध्यान रखना डिपॉजिटेड और विड्रॉ दोनों ध्यान रखना कि दोनों में कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो अब हम इसका करें टोटल, और टोटल करके निकालें बैलेंस। इसको बैलेंस भी करना होता है। तो यहाँ पे डेबिट का टोटल देखिए कितना रहा है, कैश का 15,000, ठीक है। यहाँ पे तो कैश का टोटल कितना, 3, 4, 7 और 7 14,500। तो इधर कम है, कितना कम पड़ रहा है, 500 रुपीज कम पड़ रहा है। तो 500 ये जो कम पड़ा ये क्या बोला जाएगा, बैलेंस बोला जाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन, यही हमें निकालना था, बैलेंस कैरी डाउन। अब बैंक का टोटल करिए तो ये कितना हो जाएगा, 8, 8, 16, 1, 5, 1, 6 और 4, 10, 4, 14 और 5, 19, 1, 7, 8, 6, 14, 14 और 8, 22, 22 और 7, 29, 2, 1, 3 और 5, 8, 89,960, 89,960। इधर का टोटल कितना आएगा, 12,000 प्लस 5,000 17,500 और 1,120 18,620 माइनस कर दे, पता चल जाएगा इधर कितना कम है, 89,960 माइनस 18,620 40, यहाँ पे आया 317 71,340 इसका बैलेंस आ रहा है बैंक का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 2 कॉलम कैश बुक की 2 कॉलम कैश बुक में कैसे हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इसके कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे 2 कॉलम कैश बुक के। थैंक यू।